आज की कहानी है सपनों की राख तले। दौड़ भाग उठा पटक करते समय कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गश खाकर गिर पड़ी, याद नहीं। आंख खुली तो देखा कि श्वेता अपने दूसरे डॉक्टर सहकर्मियों के साथ उसका निरीक्षण कर रही थी। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। श्वेता ने पलट कर देखा तो डॉक्टर तेजेश्वर का सहायक मधुसूदन था। मैडम, आपके लिए दवा लाया हूँ। वैसे डॉक्टर तेजेश्वर खुद चेक कर लेते तो ठीक रहता। आंखों की झिरी से झांककर निवेदिता ने देखा तो लगा कि पूरा कमरा ही घूम रहा है। श्वेता ने कुछ देर पहले ही उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, पर डॉक्टर तेज का नाम सुनकर उसका मन अंतर झंकृत हो उठा था। सोचने विचारने की जैसे सारी शक्ति ही चुक गई थी। ढलती आयु में भी मन आंदोलित हो उठा था। मन में विचार आया कि पूछे, आए क्यों नहीं, पर श्वेता के चेहरे पर उभरी आड़ी तिरछी रेखाओं को देखकर निवेदिता कुछ कह पाई नहीं थी। तकदीर को आप कितना भी दोष दे लो माँ, पर सच्चाई यह है कि आपकी इस दशा के लिए दोषी डॉक्टर तेज खुद हैं। आज सुबह ही तो माँ बेटी में बहस छिड़ गई थी। वह तेरे पिता हैं माँ, जिसके पास संतुलित आचरण का अपार संग्रह ना हो, जो झूठ और सच, न्याय अन्याय में अंतर ना कर सके, वह व्यक्ति समाज में रहकर समाज का अंग नहीं बन सकता और ना ही सम्माननीय बन सकता है। क्रोधित श्वेता कुछ ही देर में कमरा छोड़कर बाहर चली गई थी। बेटी के जाने के बाद से उपजा एकांत और अकेलापन निवेदिता को उतना असहनीय नहीं लगा जितना हमेशा लगता था। एकांत में मौन पड़े रहना उन्हें सुविधाजनक लग रहा था। ख्यालों में बरसों पुरानी वही तस्वीर साकार हो उठी, जिसके प्यार और सम्मोहन से बंधी वह पिता की देहरी लांग उसके साथ चली आई थी। उन दिनों वह बीए फाइनल में थी। कॉलेज का सालाना आयोजन था। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में निवेदिता और तेजेश्वर आखिरी दो खिलाड़ी बचे थे। कुर्सी एक, उम्मीदवार दो। कभी निवेदिता की हथेली पर तेजेश्वर का हाथ पड़ जाता, कभी उसकी पीठ से तेज का चौड़ा वक्षस्थल टकरा जाता। जीत तेजेश्वर की ही हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से वे दोनों हर दिन मिलने लगे थे। इस मिलने मिलाने के सिलसिले में दोनों अच्छे मित्र बन गए। धीरे धीरे प्रेम का बीज अंकुरित हुआ तो प्यार के आलोक ने दोनों के जीवन को उजास से भर दिया। अंतर जातीय विवाह के मुद्दे को लेकर परिवार में अच्छा खासा विवाद छिड़ गया, लेकिन बिना अपना नफा नुकसान सोचे निवेदिता भी अपनी ही जिद पर अड़ी रही। कोर्ट में रजिस्टर पर दस्तखत करते समय सिर्फ माँ पापा, तेजेश्वर और निवेदिता ही थे। इकलौती बेटी के ब्याह पर न बाजे बजे, न शहनाई, न बंधनवार सजे, न ही गीत गाए गए। विदाई की बेला में माँ ने रूंधे गले से इतना भर कहा था, सपने देखना बुरा नहीं होता, पर उन सपनों की सच के धरातल पर कोई भूमिका नहीं होती। बेटी, तेरे भावी जीवन के लिए बस यही दुआ कर सकती हूँ कि ज़मीन की जिस सतह पर तूने कदम रखा है वह ठोस साबित हो। विवाह के शुरुआती दिनों में सुंदर घर, सुंदर परिवार, प्रिय के मीठे बोल, यही पति पत्नी की कामना थी और यही प्राप्ति। शुरू में तेज का साथ और उसके मीठे बोल अच्छे लगते थे। बाद में यही बोल किस्सा बन गए। नीवी को बात करने का ढंग नहीं है, पहनना ओढ़ना तो उसे आता ही नहीं है, सीने पिरोने का सलीका नहीं। दो कमरे के उस छोटे से फ्लैट को सजाते संवारते समय मन हर पल पति के कदमों की आहट को सुनने के लिए तरसता। कुछ पकाते परोसते समय पति के मुख से एक दो प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मन मचलता, लेकिन तेजेश्वर बात बात पर खींचते झल्लाते ही रहते थे। निवेदिता आज तक समझ नहीं पाई कि ब्याह के तुरंत बाद ही तेज का व्यवहार उसके प्रति इतना शुष्क और कठोर क्यों हो गया। उसने तो तेज को मन, वचन, कर्म से अपनाया था। तेज के प्रति निवेदिता को कोई गिला शिकवा भी नहीं था। कई बार निवेदिता खुद से पूछती कि उसमें उसका कसूर क्या था कि वह सुंदर थी, स्मार्ट थी, लोगों के बीच जल्द ही आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, या उसकी मित्रता सबसे हो जाती थी। वरना पत्नी के प्रति दुराव की शुद्र मानसिकता के मूल कारण क्या हो सकते थे। शरीर के रोगों को दूर करने वाले तेजेश्वर ये क्यों नहीं समझ पाए कि इंसान अपने मृदु और सरल स्वभाव से ही तो
लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनता है। दिन रात की नोकझोंक और चिड़चिड़ाहट से दुखी हो उठी थी निवेदिता। सोचा, क्या रखा है इन घर गृहस्थी के जमेलों में। एक दिन अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट निकालकर तेज से बोली, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूं। और यह घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तेज ने आंखें तरेरी। घर के काम तो चलते फिरते हो जाते हैं, दृढ़ता से निवेदिता ने कहा। तो तेजेश्वर का स्वर धीमा पड़ गया। निवेदिता, घर से बाहर निकलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? लापरवाही से पूछा था उसने। लोग न जाने तुम्हें कैसी कैसी निगाहों से घूरेंगे। कितना प्यार करते हैं तेज उससे। यह सोचकर निवेदिता इतरा गई थी। पति की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में वह तेजेश्वर की हर कही बात को पूरा करती चली गई। पर जब टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने में, खिड़की से बाहर झांक कर देखने में, यहाँ तक कि किसी से हंसने बोलने पर भी तेज को आपत्ति होने लगी, तो निवेदिता को अपनी शुरुआती भावुकता पर अफसोस होने लगा था। नीरी भावुकता में अपने निजत्व को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जितनी साधना और तप किया उतनी ही चतुराई से लासा डालकर तेजेश्वर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही बाधित करते चले गए। दर्द का गुबार सा उठा तो निवेदिता ने करवट बदल ली। यादों के साए पीछा कहाँ छोड़ रहे थे। विवाह की पहली सालगिरह पर मम्मी पापा 2 दिन पहले ही आ गए थे। मित्र संबंधी और परिचितों को आमंत्रित कर उसका मन पुलक से भर उठा था, लेकिन तेजेश्वर की भवें तनी हुई थीं। निवेदिता के लिए पति का यह रूप नया था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इस खुशी के अवसर को तेज अंधकार में डुबो देंगे और ज़रा सी बात को लेकर भड़क जाएंगे। मटर मशरूम क्यों बनाया, शाही पनीर क्यों नहीं बनाया। छोटी सी बात को टाला भी जा सकता था, पर तेजेश्वर ने महाभारत छेड़ दिया था। अक्सर किसी एक बात की भड़ास दूसरी बात पर ही उतरती है। तेज का स्वभाव ही ऐसा था। दोस्ती किसी से करते नहीं थे, इसीलिए लोग उनसे दूर ही छिटके रहते थे। आमंत्रित अतिथियों से सभ्यता और शिष्टता से पेश आने के बजाय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही उन्होंने वह हंगामा खड़ा किया था। यह सब कुछ निवेदिता को अब समझ में आता है। 2 दिन तक मम्मी पापा और रहे। तेज इस बीच खूब हंसते रहे थे। निवेदिता इसी मुगलाते में थी कि मम्मी पापा ने कुछ सुना नहीं, पर अनुभवी माँ की नज़रों से कुछ भी नहीं छिपा था। घर लौटते समय तेज का अच्छा मूड देखकर उन्होंने मशवरा दिया था। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसते खेलते बीत जाए तो अच्छा है। ज़्यादा वर्कहॉलिक होने से शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। कुछ दिन कहीं बाहर जाकर तुम दोनों घूम आओ। इतना सुनते ही वह जोर से हंस दी थी और उसके मुंह से निकल गया था, माँ, कभी सोना लेक या बटकल लेक तो नहीं गए। आउट ऑफ स्टेशन ये क्या जाएंगे। मजाक में कही बात मजाक में ही रहने देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन तेज का तो ऐसा ईगो हर्ट हुआ कि मारपीट पर ही उतर आए। हतप्रभ रह गई थी वह तेज के उस व्यवहार को देखकर। उस दिन के बाद से हंसना बोलना तो दूर, उनके पास बैठने तक से घबराने लगी थी निवेदिता। कई दिनों तक अबोला ठहर जाता उन दोनों के बीच। उन्हीं कुछ दिनों में निवेदिता ने अपने शरीर में कुछ आकस्मिक परिवर्तन महसूस किए थे। तबीयत गिरी गिरी सी रहती, जी मिचलाता रहता, तो वह खुद ही चली गई थी डॉक्टर डिसूजा के क्लिनिक पर। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर डिसूजा ने गर्भवती होने का शक जाहिर किया था। तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि तेज घर लौट आए थे। शायद डॉक्टर डिसूजा से उनकी बात हो चुकी थी। बच्चों की तरह पत्नी को अंक में भरकर रोने लगे। इतनी खुशी की बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अकेली क्यों गई? मैं ले चलता तुम्हें। आंख की कोर से टप टप आंसू टपक पड़े। खुद पर ग्लानि होने लगी थी। कितना छोटा मन है उनका, ऐसी छोटी छोटी बातें भी चुप जाती हैं। अगले दिन तेज ने डॉक्टर कुलकर्णी से समय लिया और लंच में आने का वादा करके चले गए। 10 सालों तक हॉस्टल में रहने वाली निवेदिता जैसी लड़की के लिए अकेले डॉक्टर कुलकर्णी के क्लिनिक तक जाना मुश्किल काम नहीं था। डॉक्टर डिसूजा के क्लिनिक पर भी वह अकेली ही तो गई थी, पर कभी कभी अपना वजूद मिटाकर
पुरुष की मजबूत बाहों के घेरे में सिमटना हर औरत को बेहद अच्छा लगता है। इसीलिए बेसब्री से वह तेज का इंतजार करने लगी थी। दोपहर के 1 बजे जूते की नोक से द्वार के पट खुले तो वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। तेज बुरी तरह बौखलाए हुए थे, शायद थके होंगे। यह सोचकर निवेदिता दौड़कर चाय बना लाई थी। पूरा दिन गवारों की तरह चाय ही पीता रहूं। तेज ने आंखें तरेरी तो साड़ी बदलकर वह गाउन में आ गई और घबराकर पूछ लिया, आजकल काम ज्यादा है क्या? मैं आलसी नहीं जो हमेशा पलंग पर पड़ा रहूं। काम करना और पैसे कमाना मुझे अच्छा लगता है। अपरोक्ष रूप से उस पर ही वार किया जा रहा है, यह वह समझ गई थी। सारा आक्रोश, सारी जल्लाहट लिए निवेदिता अंदर ही अंदर घुटती रही थी। उसने कई किताबों में पढ़ा था कि गर्भवती महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए। इसीलिए पति के स्वर में छिपे व्यंग को सुनकर भी मूड खराब करने के बजाय चेहरे पर मुस्कान फैलाकर बोली, एक बार ब्लड प्रेशर चेक क्यों नहीं करवा लेते? बेवजह ही चिड़चिड़ाते रहते हो। इतना सुनते ही तेजेश्वर ने घर के हर साजो सामान के साथ कई जरूरत के कागज भी यत्र तत्र सर्वत्र फैला दिए थे। निवेदिता आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई कि क्या पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर नहीं टिका होना चाहिए। वह जहां जाती तेजेश्वर के साथ जाती, वह जैसा चाहते वैसा ही पहनती, ओढ़ती, पकाती, खाती, जहां कहते वहीं घूमने जाती। फिर भी वर्जनाओं की तलवार हमेशा क्यों उसके सिर पर लटकती रहती थी? अंकुश के कड़े चाबुक से हर समय पत्नी को साध कर रखते समय तेजेश्वर के मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि जो पति अपनी पत्नी को हे दृष्टि से देखता है, उस औरत के प्रति बेचारगी का भाव जतलाकर कई पुरुष गिद्धों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। इसमें दोष औरत का नहीं, पुरुष का ही होता है। यही तो हुआ था उस दिन भी। श्वेता के जन्मदिन की पार्टी पर वह अपने कॉलेज की सहपाठी दिव्या और उसके पति मधुकर के साथ चुटकुलों का आनंद ले रही थी। माँ और पापा भी वहीं बैठे थे। पार्टी का समापन होते ही तेज अपने असली रूप में आ गए थे। घबराहट से उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। लोग उनके गुस्से को शांत करने का भरसक प्रयास कर रहे थे, पर तेजेश्वर अपना आपा ही खो चुके थे। 1 बरस की नन्ही श्वेता को जमीन पर पटकने ही वाले थे कि पापा ने श्वेता को तेज के चंगुल से छुड़ाकर अपनी गोद में ले लिया था। मुझे तो लगता है कि तेज मानसिक रोगी है, पापा ने माँ की ओर देखकर कहा था। यह क्या कह रहे हैं आप? अनुभवी माँ ने बात को संभालने का प्रयास किया था। यदि यह मानसिक रोगी नहीं तो फिर कोई नशा करता है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं कर सकता। उस दिन सबके सामने खुद को तेजेश्वर ने बेहद बौना महसूस किया था। घुटन और अवहेलना के दौर से बार बार गुजरने के बाद भी तेज के व्यवहार की चर्चा निवेदिता ने कभी किसी से नहीं की थी। कैसे कहती? रस्मों रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उसने खुद ही तो तेजेश्वर के साथ प्रेम विवाह किया था। पर उस दिन तो मम्मी और पापा दोनों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना था। पापा ने साथ चलने के लिए कहा तो वह चुपचाप उनके साथ चली गई थी। सोचती थी अकेलापन महसूस होगा तो खुद ही तेज आकर लिवा ले जाएंगे, पर ऐसा मौका कहाँ आया था। उसके कान पैरों की पदचाप और दरवाजे की खटखट सुनने को तरसते ही रह गए। श्वेता पापा कहना सीख गई थी। हुलस कर निवेदिता ने बेटी को अपने आंचल में छिपा लिया था। दुलारते पुचकारते समय खुशी का आवेग उसकी नसों में बहने लगा और अजीब तरह का उत्साह मन में हिलोरे भरने लगा। कब तक यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? अभी तो श्वेता छोटी है, उसे किसी बात की समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो हो सकता है कि मुझसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे, कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने में भी मुझे लज्जित होना पड़े। घर में बिना किसी से कुछ कहे वह तेज की माँ के चौक वाले घर में पहुंच गई थी। पूरे सम्मान के साथ तेजेश्वर की माँ ने निवेदिता को गले लगाया था, बल्कि अपने घर आकर रहने के लिए भी कहा था। लेकिन बातों ही बातों में इतना भी बता दिया कि तेज कनाडा चला गया है और जाते समय यह कह गया कि वह निवेदिता के साथ भविष्य में कोई संबंध नहीं रखना चाहता है।
निवेदिता ने संयत स्वर में इतना ही पूछा था, माँ जी, यह सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? तेज के दफ्तर की एक सहकर्मी सूजी है, उसने स्पॉन्सर किया है। हमेशा कहता था मन उचट गया है, दूर जाना है कहीं दूर। सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं ठूठ बनकर रह गईं। औरत सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं है, उसके प्रेम में पड़ना अभिशाप भी नहीं है, क्योंकि वह एक आत्मीय उपस्थिति है। एक ऐसी जरूरत है जिससे व्यक्ति को संबल मिलता है। हवा में खुशबू, स्पर्श में सनसनी, हंसी में खिलखिलाहट, बातों में गीतों सी सरगम। ये सब कुछ औरत के संपर्क में ही व्यक्ति को अनुभव होता है। समय की झील पर जिंदगी की कश्ती प्यार की पाल के सहारे इतनी आसानी से गुजरती है कि गुजरने का एहसास ही नहीं होता। कितनी अजीब सी बात है कि तेज इस सोच को ही नहीं पहचान पाए। शुरू से वह महत्वाकांक्षी थे, पर उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें परिवार तक छोड़ने पर मजबूर कर देगी, ऐसा निवेदिता ने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची और पत्नी से दूर भागने के लिए उन्होंने महत्वाकांक्षा के मोहरे का इस्तेमाल किया था। इंसान क्यों अपने परिवार को माला में पिरोता है? इसीलिए ना कि व्यक्ति को सीधी सादी सरल सी जिंदगी हासिल हो। निवेदिता ने विवेचन सा किया, लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से अपनों को ही खुदगर्जी का लकवा मार जाए तो पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन होकर ठंडे जड़ संबंधों को कोई कब तक ढो सकता है? मन में विचार कौंधा कि अब यह घर उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर माँ बाप पर कब तक आश्रित रहेगी? और अब तो भाई का भी विवाह होने वाला था। उसकी और श्वेता की उपस्थिति ने भाई के सुखद संसार में ग्रहण लगा दिया तो उसे क्या हक है किसी की खुशियाँ छीनने का? अगले दिन निवेदिता देहरादून में थी। सोचा कि इस शहर में अकेली कैसे रहेगी, लेकिन फौरन ही मन ने निश्चय किया कि उसे अपनी बिटिया के लिए जीना होगा। तेज तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर विदेश जा बसे, पर वह अपने दायित्वों से कैसे मुंह मोड़ सकती है? श्वेता को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का दायित्व निवेदिता ने अपने कंधों पर तो ले लिया था, पर वह क्या कर सकती थी? डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो कब के तेज के क्रोध की आग पर होम हो चुके थे। नौकरी ढूंढने निकली तो एक प्ले स्कूल में नौकरी मिल गई। साथ ही स्कूल की प्राध्यापिका ने रहने के लिए 2 कमरे का मकान देकर उसकी आवास की समस्या को भी सुलझा दिया, पर वेतन इतना था कि उसमें घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था। श्वेता के सुखद भविष्य को बनाने का सपना वह कैसे संजोती? मन ऊहापोह में उलझा रहता, क्या करे कैसे करे। विवाह से पहले कुछ पत्रिकाओं में उसके लेख छपे थे। आज फिर से कागज कलम लेकर कुछ लिखने बैठी तो लिखती ही चली गई। कुछ पत्रिकाओं में रचनाएं भेजी तो स्वीकृत हो गईं। पारिश्रमिक मिला, शोहरत मिली, नाम मिला, लोग प्रशंसात्मक नजरों से उसे देखते, बधाई संदेश भेजते तो अच्छा लगता। फिर भी भीतर ही भीतर कितना कुछ दरकता, सिकुड़ता रहता। काश तेज ने भी कभी उसके किसी प्रयास को सराहा होता। निवेदिता की कई कहानियों पर फिल्में बनी। घर शोहरत और पैसे से भर गया। श्वेता डॉक्टर बन गई। सोचती, यदि तेज ने ऐसा अमानवीय व्यवहार ना किया होता तो उसकी प्रतिभा का मैं तो बुझ ही गया होता। कदम कदम पर पत्नी की प्रतिभा को अपने अहम की कैंची से कतरने वाले तेजेश्वर यदि आज उसे इस मकाम पर पहुंचा हुआ देखते तो शायद स्वयं को उपेक्षित और अपमानित महसूस करते। यह तो श्वेता का संबल और सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा, वरना इतना सरल भी तो नहीं था इस शिखर तक पहुंचना। दरवाजे पर दस्तक हुई। निवेदिता, किसी ने अपनेपन से पुकारा तो अतीत की यादों से निकलकर निवेदिता बाहर आई। और 22 बरस बाद भी तेजेश्वर का चेहरा पहचानने में जरा भी नहीं चूकी। तेज ने कुर्सी खिसकाकर उसकी हथेली को छुआ तो वह शांत बिस्तर पर लेटी रही। तेज की हथेली का दबाव निवेदिता की थकान और शिथिलता को दूर कर रहा था, सम्मोहन डाल रहा था और वह पूरी तरह भार मुक्त होकर सोना चाह रही थी। बेटी के ब्याह पर पिता की मौजूदगी जरूर होती है। श्वेता के विवाह की बात सुनकर इतनी दूर से चला आया हूँ निवी। यह सुनकर मोम की तरह पिघल उठा था निवेदिता का तन मन। इसे औरत की कमजोरी कहें या मोह जाल में फंसने की आदत,
बरसों तक पीड़ा और अवहेलना के लंबे दौर से गुजरने के बाद भी जब वह चिर परिचित चेहरा आंखों के सामने आता है तो अपने पुराने पिंजरे में लौट जाने की इच्छा प्रबल हो उठती है। निवेदिता ने अपने से ही प्रश्न किया, कल श्वेता ससुराल चली जाएगी तो इतने बड़े घर में वह अकेली कैसे रहेगी। सूजी निहायत ही गिरी हुई चरित्रहीन औरत निकली। वह ना अच्छी पत्नी साबित हुई, न अच्छी माँ। उसे मुझसे ज्यादा दूसरे पुरुषों का संसर्ग पसंद था। मैंने तलाक ले लिया है उससे। मेरा एक बेटा भी है, डेविड। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम सुन रही हो ना निमी? तुम्हें मंजूर होगा ना? बंद आंखों में निवेदिता तेज की भाव भंगिमा का अर्थ समझ रही थी। बरसों पुराना वही समर्थन, लेकिन स्वार्थ की महक से सराबोर। निवेदिता की धारणा में अतीत के प्रेम की प्रासंगिकता आज तक थी, लेकिन तेज के व्यवहार ने ना तो पुराने संबंधों की जिल्द को ही चिंदी चिंदी कर दिया। वह तो समझ रही थी कि तेज अपनी गलती की आग में जल रहे होंगे, अपनी करनी पर दुखी होंगे। शायद पूछेंगे कि इतने बरस उनकी गैर मौजूदगी में तुमने कैसे काटे, कहाँ कहाँ भटकी, किन किन चौखटों की धूल चाटी। लेकिन इन बातों का महत्व तेजेश्वर क्या जाने। परिवार जब संकट के दौर से गुजर रहा हो, गृह कलह की आग में झुलस रहा हो, उस समय पति का नैतिक दायित्व दूना हो जाता है। लेकिन तेज ने ऐसे समय में अपने विवेक का संतुलन ही खो दिया था। अब भी उनका यह स्पर्श उसे सहेजने के लिए नहीं, बल्कि मांग और पूर्ति के लिए किया गया है। पसीने से भीगी निवेदिता की हथेली धीरे धीरे तेज की मजबूत हथेली के शिकंजे से पीछे खिसकने लगी। निवेदिता के अंदर से यह आवाज उठी, अगर सूजी अच्छी पत्नी और माँ साबित ना हो सकी तो तुम भी तो अच्छे पिता और पति ना बन सके। जो व्यक्ति किसी नारी की रक्षा में स्वयं की बलि ना दे सके, वह व्यक्ति पूज्य कहाँ और कैसे हो सकता है। 22 बरस की अवधि में पनपे अपरिचय और दूरियों ने तेज की सोच को क्या इतना संकुचित कर दिया है। जहन में चुभता हुआ सोच का टुकड़ा अंतर मन के सागर में फेंककर निवेदिता निष्प्रयत्न उठकर बैठ गई और बोली, तेज, दूरियां कुछ और नहीं बल्कि भ्रामक स्थिति होती हैं। जब दूरियां जन्म लेती हैं तो इंसान कुछ बरसों तक इसी उम्मीद में जीता है कि शायद इन दूरियों में सिकुड़न पैदा हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पर जब ऐसा नहीं होता तो समझौता करने की आदत सी पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। घुटनों चलने से लेकर श्वेता को डॉक्टर बनाने में मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। रुकावटें आईं, पर हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का संबल बने रहे। आज श्वेता के विवाह का अनुष्ठान भी अकेले ही संपूर्ण हो जाएगा। एक बार निवेदिता की पलकें नम जरूर हुईं, पर उन आंसुओं में एक तरह की मिठास थी। आंसुओं के पर्दे से झांककर उन्होंने अपनी ओर बढ़ती श्वेता और होने वाले दामाद को भरपूर निगाहों से देखा। श्वेता माँ के कानों के पास अपने होंठ लाकर बुदबुदाई, जीवन के मार्ग इतने कृपण नहीं जो कोई राह ही ना सुझा सके। माँ, जिस धरती पर तुम खड़ी हो वह अब भी स्थिर है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।